हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, परीक्षा वाली महाकुंभ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ इस महाकुंभ में गोते लगा के आपके ज्ञान में काफ़ी निखार आ रहा होगा और इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा परीक्षा वाली का अध्याय 5 चल रहा था, जिसमें हमारा नदी तंत्र, झील, कुंड वगैरह वाला टॉपिक है। तो उसके अंतर्गत हमने भाग 10 में देखा उत्तराखंड राज्य का जो नदी तंत्र है, जिसमें प्रमुखतया हमने देखा गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो मुख्य जो नदियां हैं इनमें, या इनके जो मुख्य उपतंत्र हैं, उनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बन जाते हैं या संगम से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। और बांध या परियोजना से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बांध और परियोजना वाला जो टॉपिक आएगा वो तो बाद में आएगा, क्योंकि परीक्षाओं के किसी अन्य टॉपिक में हो तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जो भी संगम आए इन नदियों पे या इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां थी वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और आपको मुख्यतः याद रखना, जैसे अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है, और भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, काली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सरयू उपतंत्र की जो सहायक नदी है कौन सी है। ठीक है। और गंगा की, जब हमारा गंगा बन जाते हैं देवप्रयाग के बाद, तो कितनी सहायक नदियां गंगा की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे लास्ट टॉपिक में, तो हमारा क्लियर हो गया था नदी तंत्र। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की और आशा करता हूँ आप समझ भी पाए होंगे और अच्छे से आपका नदी तंत्र दिमाग में बैठ गया होगा। आज हम इसके जो बचे हुए अंश हैं इस अध्याय के, उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है आज का, जहाँ से उत्तराखंड के वनडे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है, गारंटीड है। हाँ, जो इस लेक्चर को मिस करेगा वो मान लो अपने 1 या 2 नंबर मिस कर देगा आगामी ग्रुप सी एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा जाता है आपका उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियाँ, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड की प्रमुख तालें या झीलें, उत्तराखंड के प्रमुख जल प्रपात, उत्तराखंड में जो प्रमुख गर्म और ठंडे कुंड हैं, और इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी बनेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों आज सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं, पासेज हैं, वो कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसमें जो सिंगल दर्रा, जैसे कि कोई दो स्पेसिफिक प्लेस के बीच, वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है, वो अभी हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तराखंड हिमालय के उत्तर में अगर हम देखते हैं तो ट्रांस हिमालय जैक्सर श्रेणियां भारत और तिब्बत के बीच में दोस्तों जल विभाजक रेखा बनाती है, है ना। नेचुरली देखते हैं तो जल विभाजक रेखा कौन बनाती है? ट्रांस हिमालय या जैक्सर श्रेणियां जिनको कहा जाता है, वो भारत और तिब्बत के बीच में है। हिमालय को भारत का रक्षक इसीलिए तो बोलते हैं कि हिमालय में जो हमारा हिमालय है ना, इसको फतेह करना इतना कठिन है कि आदमी का वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हिमालय नहीं होता तो तिब्बत को आधिपत्य में लेने वाला चाइना जो है, आज तक हमारा लगभग उत्तर भारत का अधिकांश एरिया कवर कर चुका होता या अपने अंदर कर चुका होता, है ना। इसीलिए हम बचपन से पढ़ते हैं कि हिमालय जो है भारत का रक्षक है, क्योंकि प्राकृतिक रक्षक है वो, उसके पार आ पाना बहुत मुश्किल है, हम भी नहीं जा पाएंगे चाइना की तरफ उसके पार। लेकिन प्राचीन समय से दोस्तों हिमालय के भी कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ से दोस्तों व्यापार होता था। भोटिया तिब्बत व्यापार की मैं बात करूँ तो ये पहाड़ों के बीच में दर्रे होते थे। ठीक है। जैसे दो पहाड़ हैं, अब दर्रा क्या होता है बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दर्रा मतलब पासेज। ठीक है, पासेज यानी कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच में प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने के लिए जो एक संकरा घाटा, घाटी बोल सकते हैं, या संकरा रास्ता उपयोग होता होगा, उसी को दर्रा या पास कहा जाता था। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल है लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, ठीक है, सरिंग क्रंठ दर्रा। तो ये हम सभी पढ़ेंगे अभी। तो आपको बेसिकली समझ में तो आ गया ना दर्रा होता क्या है। तो दर्रा क्या होता है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ एक प्राकृतिक रास्ता होता है, यानी कि पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए। अब जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, देखिए ये पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ हमारा भारत है और इस तरफ हमारा तिब्बत बॉर्डर है। तो बहुत से हिमालय की पर्वत चोटियाँ होती है ऐसे यहाँ पे पूरी सीरीज जा रही है हिमालय की। ठीक है। यहाँ पे हमारा बृहत हिमालय क्षेत्र भी है, फिर यहाँ पे ट्रांस हिमालय क्षेत्र भी है, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं पे एक नेचुरल रास्ता बना होगा। तो इसी प्रकार के नेचुरल रास्ते को दर्रा या पास कहा जाता है। तो उत्तराखंड तिब्बत सीमा में भी बहुत से दर्रे हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के इंटरनल बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पे भी दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दर्रों के नाम ही। ठीक है। और यहाँ पे 1962 से पूर्व हमारे देखिए जो तिब्बत के दर्रे हैं, हमारे तिब्बत चमोली के बीच में और तिब्बत पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं, वहाँ से भोटिया व्यापार होता था। लेकिन 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ दोस्तों, उसके बाद भोटिया व्यापार समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन बनता है जीएस में कभी कभी कि भोटिया व्यापार, भोटिया तिब्बत व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं उनको देख लीजिए। तो चमोली और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख दर्रे या पास हैं, देखिए दर्रे और पास को ही बहुत अन्य नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, घाट भी कहा जाता है इनको कभी कभी, घाट, या आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक ही शब्दावली है सभी।
तो चमोली तिब्बत के बीच में दोस्तों नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माणा दर्रा, डुंगरचा भी कहा जाता है इसको, बालचा दर्रा, सलसल दर्रा, तंजुम दर्रा, कोई दर्रा, भ्यूंडार, लमलंग और घाटरलिया। ठीक है, घाटरलिया है ये। तो ये हमारे चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित दर्रे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो कौन से हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख है लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, नवी धुरा, मानस्या, लंपिया और ऊटा जयंती। तो ये हमारे पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में प्रमुख दर्रे हैं। अब जो प्रमुख आपको याद रखना वो तो आप ध्यान से रखें। चमोली तिब्बत के बीच का जो प्रमुख दर्रा बोलो तो वो है नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और आपका यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ से एक और दर्रा उठाएंगे तो हम भ्यूंडार दर्रे को लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, किंगरी नीति, किंगरी बिंगरी, नीति, माणा और भ्यूंडार। ऐसे पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में अगर प्रमुख दर्रे पूछ ले एग्जाम में आने की संभावना किसकी ज़्यादा है, तो देखिए लिपुलेख, लिपुलेख के साथ अगर गुंजी, दारमा, नवी धुरा की मैं बात करता हूँ तो ये बेसिक प्लेसेस भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा मानसा, लंपिया, ऊटा जयंती इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ऐसे नामों में, तो ये ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है एग्जामिनर के द्वारा। अब इसके बाद देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से, तो यह थांगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुलिंगला, नेलांग जो कि नेलांग घाटी में ही स्थित है। नेलांग घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के लद्दाख के नाम से संबोधित किया जाता है नेलांग घाटी को, क्योंकि नेलांग घाटी का जो लैंडस्केप है ना, यानी कि दिखने में सेम एज कैसी है वो लद्दाख की जो घाटियाँ होती हैं, जैसा हमारा स्पीति वाला एरिया है हिमाचल का, उस प्रकार की घाटियाँ देखने को मिलती है हमको, इसलिए नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। और सांगचोकला, तो ये नाम तो आपको याद रखना है। देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के जितने भी दर्रे हैं ना, उनके बीच में आपको ला देखने को मिल रहा है। ला जहाँ पे आ गया याद रखना भैया, ये हमारा कहाँ का दर्रा है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का, जैसे थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला। ठीक है, और नेलांग घाटी तो वैसे याद आ जाएगी आपको उत्तरकाशी की है। तो ये आपको उत्तरकाशी के तो सभी दर्रे महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते, देखिए अब इसके बाद बात करेंगे हमारा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। तो चमोली पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मालचियोग और बाराहोती। बाराहोती पूछा भी गया है पिछली बार, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मालचियोग और बाराहोती, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, यानी कि ये इंटरनल पासेज हैं। ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट पास बोल सकते हैं इसको हम, अंतर्राज्यीय जनपद स्तरीय क्या है ये दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बोला, जो सिंगल दर्रा होगा दो प्लेसेस के बीच में, उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है उपयुक्त जितने दर्रे हमने पढ़े। जैसे हम बात करते हैं उत्तरकाशी और हिमाचल के प्रदेश के बीच में कौन सा दर्रा है, तो इस श्रृंगकंठ बहुत बार पूछा गया यूके ट्रिपल एससी ग्रुप से एग्जाम में। ठीक है, तो श्रृंगकंठ दर्रा किन के बीच में है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। ठीक है, और देखिए पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में एक दर्रा है लास्पा, इसको भी ध्यान रखना है आपने, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लास्पा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमिश्नर ट्रेल के नाम पे इस दर्रे का नाम पड़ा, इसको ट्रेल दर्रा कहा जाता है, इसलिए ट्रेल पास, जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। बागेश्वर और चमोली के बीच में भी एक दर्रा है दोस्तों, सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा, ढूंगा का मतलब होता है कुमाऊनी लैंग्वेज में दोस्तों, गढ़वाली लैंग्वेज में ढूंगा का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यानी कि जो ये सुंदर ढूंगा प्लेसेस है, यहाँ पे सुंदर ढूंगा हिमानी भी है ना, सुंदर ढूंगा जो प्लेस है, यहाँ पे दर्रा भी है इसी नाम से, और हिमानी भी है, ग्लेशियर भी है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत पत्थर मिलते हैं, इसलिए इस प्लेस का नाम सुंदर ढूंगा पड़ गया। तो सुंदर ढूंगा जो दर्रा है वो बागेश्वर और चमोली के बीच में। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में भी एक दर्रा है दोस्तों, उसका नाम है कालिंदी दर्रा। दारमा और व्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है, तो यह है सिनला दर्रा, इसको भी याद रखेंगे, दारमा घाटी और व्यास घाटी। ठीक है, और इसके बाद औली के निकट एक पास है दोस्तों, जिसको कुंवारी पास कहा जाता है, कुंवारी दर्रा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है दर्रे वाले से, जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन है और आयु का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको हमेशा आपने याद रखना है। तो ये तो हो गए दर्रे, उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपने याद रखने हैं, उनको आप अच्छे से, इतने तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा एक्स्ट्रा आपने कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। तो जलप्रपात, यहाँ पे बात हो रही है वाटरफॉल्स की। ठीक है, तो वाटरफॉल्स उत्तराखंड के जो प्रमुख हैं उनको देख लीजिए। बाकी जिला दर्शन वाली जो सीरीज पहुंचेंगे ना हम, वहाँ पे जो जनपद के अंदर भी छोटे बड़े हैं फिर हम पढ़ लेंगे, अभी जो मेन मेन है उनको देख लेंगे इसमें। तो जलप्रपात यानी कि झरने की बात हो रही है, जो झरने होते हैं उसी को वाटरफॉल या जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो देहरादून से शुरुआत करते हैं। तो देहरादून में सबसे पहले देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात है दोस्तों। सहस्त्रधारा जलप्रपात या सहस्त्रधारा में वहाँ पे नहाने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पॉट है। वहाँ पे जाके आप नहाएंगे तो आपको पानी से एक स्मेल सी
प्राप्त होगी जो कि सल्फर की होती है। गंधक युक्त पानी हमारा सहस्त्र धारा का। और गंधक युक्त पानी में जब भी हम स्नान करते हैं तो उससे जो त्वचा संबंधी कुछ विकार होते हैं, रोग होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो चर्म रोग में लाभ मिलता है। और जो सहस्त्र धारा है दोस्तों, ये हमारा बाल्दी नदी के तट पर है, इसको भी आप याद रखेंगे। देहरादून के मसूरी में ही हमारा भट्टा और हार्डी जलप्रपात है। ठीक है, तो भट्टा फॉल और हार्डी फॉल ये देहरादून में है। देहरादून में ही चक्राता के निकट टाइगर जलप्रपात भी है, यानी कि टाइगर फॉल भी गया हमारा देहरादून में ही। ध्यान रखेंगे, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हम पहुंचते हैं चमोली में। तो चमोली का जो सबसे फेमस हमारा वाटरफॉल है वो है वसुधारा या वसुंधरा फॉल बोल सकते हैं इसको, या वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, तो वसुंधरा जलप्रपात की ऊंचाई है 121 मीटर और ये उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो हमारा पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित विरथी जलप्रपात है, जिसकी ऑफिशियल ऊंचाई बोर्ड पे 125 मीटर 126 मीटर लिखी गई है। 125 है वैसे ऑफिशियल इसकी हाइट। ठीक है, तो ये उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो मांगा गांव में हमारा कौन सा, वसुंधरा जलप्रपात। और ऐसे ही जो मसूरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते होंगे एज समर सीजन की मैं बात करूँ, तो समर सीजन में सबसे ज़्यादा कैंपटी फॉल में आपको देखने को मिलेंगे टूरिस्ट। तो कैंपटी फॉल भी हमारा मसूरी के निकट है, ध्यान रखेंगे, देहरादून। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित विरथी जलप्रपात है, यानी कि विरथी फॉल इसको कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई देखिए 126 मीटर है, माफ कीजिएगा 125 बोला मैंने, 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हमारा विरथी जलप्रपात है। ऐसे ही पिथौरागढ़ जनपद में एक और जलप्रपात है, भुरमुनी वाटरफॉल। और पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर के निकट भेलछड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, तो भेलछड़ा या भेलिया वाटरफॉल भी इसको कहा जाता है। वैसे भेलछड़ा जो है हमारा बिरथी फॉल के लिए भी नाम उपयुक्त होता है। बिरथी फॉल को भी स्थानीय भाषा में भेलछड़ा कहा जाता है, क्योंकि बिरथी फॉल जो लोकेटेड है बिल्कुल ही ऐसे स्लोप में लोकेटेड है कि अ, स्थानीय भाषा में जो होता है ना, स्थानीय भाषा में जो हमारा एकदम स्लोप होता है, एकदम खाई टाइप की होती है ना, उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। छड़ा है, छीड़ बोला जाता है उसको। ठीक है, छीड़, तो इस वजह से इसको भेल छड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए भेल छड़ा दिया गया है हमारा पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर के निकट, लेकिन वो भेलिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे बहुत से डेटा में हमको एरर देखने को मिलता है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी हो, इतिहास में हो, तो ये आपने करेक्ट करना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बेसिक प्लेस से नहीं बनेगा, इससे हमें कुछ नहीं करना। दोनों जो है भेलछड़ा है या बिरथी प्रपात है, दोनों की लोकेशन पिथौरागढ़ जनपद में ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए नैनीताल में रामनगर के निकट हमारा कार्बेट जलप्रपात है, छोटा सा है कार्बेट जो जलप्रपात है दोस्तों, ये नैनीताल रामनगर के बीच मोटर मार्ग में स्थित है। ठीक है, लेकिन काफ़ी सैलानी यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। गरुड़ चट्टी जलप्रपात है दोस्तों, ये नीलकंठ के रास्ते में पौड़ी में है। और उत्तरकाशी में गंगनानी से 2 किलोमीटर की दूर पर खराड़ी झरना है। ठीक है, यानी कि खराड़ी जो वाटरफॉल है ये हमारे उत्तरकाशी में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जो ठंडे कुंड हैं कौन कौन से हैं, ठंडे जल कुंड। ठीक है, तो ठंडे जल कुंड आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने हैं हमारे, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुसी। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा आपका कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये कुंड वाले से बहुत कम क्वेश्चन आता है, जो प्रमुख स्पेशल कुंड है वहीं से क्वेश्चन आएगा, इतने याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि वशिष्ठ कुंड पूछ लिया था कई बार लास्ट टाइम, तो वशिष्ठ कुंड जो मेन वाला है वो हमारा टिहरी में है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है टिहरी, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे ऐतिहासिक हम पढ़ते हैं, साक्ष्य को पढ़ते हैं, पौराणिक साक्ष्य पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से भी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ब्रह्मकुंड तिरजुना, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि तिरजुगी नारायण के पास कौन सा कुंड है, तो ब्रह्म कुंड है। ऐसे थोड़ा आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन सा कुंड कहाँ पे है। देखिए तुंगनाथ के निकट कौन सा कुंड है, तो तुंगनाथ के निकट सरस्वती कुंड है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे। ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना रहती है, बिल्कुल 0.1% भी नहीं है। ठीक है, इस लेकिन कुंड कहाँ पे है, जो स्पेशल कुंड है या फेमस है वो कहाँ पे है, लोकेशन पूछने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही देखिए हमारा केदारनाथ के आसपास के कुंड है। देखिए रेतस कुंड, ईशान कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड। अमृत कुंड इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, तो अच्छे से याद रखें। और ठंडे कुंड तो बहुत है, जैसे हमारा पिथौरागढ़ जनपद में देखिए थामरी कुंड बहुत फेमस है, मुंशियारी जनपद में है थामरी कुंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही पार्वती कुंड जो है ये भी हमारा मुंशियारी में ही है। महेश्वर ताल हमारे मुंशियारी में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, ऐसे ही राकस ताल है जो हमारी पिथौरागढ़ जनपद में है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राक्षस ताल जो है वो मानसरोवर में है तिब्बत में, लेकिन राकस ताल जो है वो हमारी मुंशियारी में है। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब गर्म कुंड जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, गर्म कुंड से क्वेश्चन फिर भी बन सकता है क्योंकि ये सीमित है। जैसे हमारा तप्त या सूर्य कुंड है यमुनोत्री में, तो यमुनोत्री में तप्त या सूर्य कुंड है। गंगानी जो कुंड है हमारा गंधक युक्त पानी आता है, ये उत्तरकाशी में ही है। ऐसे तप्त हुआ सूर्य कुंड है दोस्तों बद्रीनाथ चमोली में भी, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे तप्त या सूर्य कुंड निम्न में से कहाँ पे स्थित है, यमुनोत्री भी आ गया, बद्रीनाथ भी आ गया, फिर तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, इनमें से एक ही देगा वो ऑप्शन में, ठीक है। दोनों तो नहीं दे सकता साथ, क्योंकि दोनों जगह पे भाई तप्त कुंड व सूर्य कुंड, अब हम किसको करेंगे, दोनों गर्म कुंड के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम रहती है, फिर भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको दोस्तों गौरी कुंड देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, गौरी कुंड हमारे रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो गौरी कुंड आपको याद रखना चाहिए, रुद्रप्रयाग में है। ऐसे भाप कुंड हमारा तपोवन में है, जोशीमठ में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गई गर्म कुंड और ठंडे कुंड कौन कौन से थे हमने देख लिए। उत्तराखंड राज्य के जलप्रपात भी हमने देख लिए, तो हमने गर्म ठंडे कुंड, जलप्रपात और दर्रे देख लिए। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो पर्वत चोटियाँ हैं प्रमुख, उत्तराखंड राज्य की जो प्रमुख झीलें ताले हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं, चलिए। तो ये रहे दोस्तों उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख ग्लेशियरों को पहले देख लेते हैं। हिमनद या ग्लेशियर एक ही बात है, ठीक है। तो हिमनद या ग्लेशियर वास्तव में क्या होता है, तो हिमनद या ग्लेशियर वास्तव में दोस्तों बर्फ की एक नदी होती है। बर्फ की नदी को ही हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। और उत्तराखंड की जो सदानीरा नदियां हैं, जैसे कि गंगा भागीरथी की बात है, भागीरथी और अलकनंदा, इसके साथ साथ हमारी नयार नदी, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, जितने भी ये नदियां हैं दोस्तों, ये हमारी हिमानी निर्मित नदियां हैं, यानी कि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। और ये सदा नीरा होती हैं, यानी कि वर्ष के 12 महीनों में इन नदियों में खूब पानी रहता है। हालांकि अब तो ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी इफेक्ट दिख रहा है, नदियों के जलस्तर में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी देखने को मिली है, लेकिन 12 महीने पानी फिर भी रहता है। तो ऐसी नदियाँ कहलाती हैं ग्लेशियर या हिमनद की नदियाँ, ठीक है। तो अब हम जानेंगे ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के राज्य के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, इनकी लोकेशन कहाँ से। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उत्तराखंड राज्य में फला ग्लेशियर किस जनपद में है, ये बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। या फला ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और नदी तंत्र में हम ये तो पढ़ चुके हैं, जो कि प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है। यहाँ पे देखेंगे कि किस ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि उत्तराखंड राज्य का तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा बागेश्वर स्थित जो पिंडारी ग्लेशियर है वो है, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर का जो विस्तार है ना दोस्तों, ये हमारा बागेश्वर के साथ साथ थोड़ा चमोली तक भी चले जाता है, यानी कि इंडिविजुअल बागेश्वर में नहीं है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं बोल सकते, इसलिए इंडिविजुअल तौर पे हम देखते हैं तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है मिलम ग्लेशियर, जिसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। इसके बाद देखिए काली नामक ग्लेशियर है, वो भी पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर दोस्तों यहाँ नमक पाया जाता है नेचुरली, इसलिए इसको नामिक ग्लेशियर कहा जाता है और ये पिथौरागढ़ में ही है। हीरामणि ग्लेशियर, इसकी भी लोकेशन की बात करें तो ज़्यादा हिस्सा पिथौरागढ़ में, कुछ हिस्सा इसका बागेश्वर तक गया है। पिनोरा ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। सलम ग्लेशियर ये भी हमारा, रालम होगा, सलम नहीं माफ कीजिएगा, रालम ग्लेशियर, ठीक है। तो रालम ग्लेशियर भी हमारा कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए पोंटिंग ग्लेशियर, तो पोंटिंग ग्लेशियर भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ये पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, मिलम ग्लेशियर, काली, नामिक, हीरा, पिनोरा, रालम और पॉइंटिंग, ठीक है। आप ट्रिक भी बना सकते हैं इन नामों को याद करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कितने नाम भी कितने अच्छे लग रहे हैं कि आपके एक सेंटेंस इसमें बनी जाएगा। देखिए मिल, काली, नमक, हीरा, ऐसे कुछ बना के आप ट्रिक करके इनको याद रख सकते हैं कि ये पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर हैं। देखिए कुछ ट्रिक खुद से भी आपको डेवलप करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को कनेक्ट कर सकें। हर बार किसी की बताई बातों पर ही चलना, अनुसरण करना सफलता पाने के लिए ज़रूरी नहीं होता, आप अपने हिसाब से भी सफलता पा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बागेश्वर के प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, ठीक है। तो बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियरों में दोस्तों सबसे पहले आता है सुंदर ढूंगा। अभी बता चुका हूँ मैं ऊपर, सुंदर ढूंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत पत्थर है इस एरिया में। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में ही है। पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ से पिंडारी नदी का उद्गम होता है, बागेश्वर में ही है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, और मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है। तो ये बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। इसके बाद पहुंचते दोस्तों हम उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। तो उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियरों में हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं। तो उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर हैं हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर और बंदरपूंछ ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों उत्तरकाशी स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बंदरपूंछ ग्लेशियर हम पढ़ चुके हैं, यमुना वाला जो प्लेस है वहाँ से हमने बात की। ऐसे ही हमारा बंदरपूंछ ग्लेशियर के अंतर्गत ही आता है, वो जो यमुना जहाँ से उद्गम होती है यमुनोत्री के आसपास से। और गंगोत्री हम पढ़ चुके हैं, गोमुख ग्लेशियर यहीं पे है और जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। ऐसे अभी छोटे बड़े बहुत से ग्लेशियर अगर रह जाएंगे तो फिर जिला दर्शन वाले में करवा देंगे जब हम उत्तरकाशी जनपद का अध्ययन करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर, जो कि मेन है हमारे परीक्षाओं का रिवीजन का मतलब क्या है, जो मेन चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में, यहीं से निकल के आती हूँ। ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाएगा तो फिर अलग बात है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों, खतलिंग से ही भिलंगना निकलती है, और खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडोनी जी ने। ये क्वेश्चन भी बनता है। टिहरी में फैला है स्पेशली, थोड़ा भाग रुद्रप्रयाग में भी जाता है, लेकिन मेन आंसर टिहरी होगा इसका। चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं रुद्रप्रयाग जनपद के। इसके बाद बात करते हैं चमोली के ग्लेशियर। तो चमोली में तो बहुत से ग्लेशियर हैं, छोटे बड़े बहुत ग्लेशियर हैं। कभी क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज़्यादा पर्वत शिखर या सबसे ज़्यादा ग्लेशियर किस जनपद में है, कहाँ पे आंसर करोगे आप? अगर कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक हिमानियां और सर्वाधिक पर्वत शिखर मौजूद हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले, तो आपका आंसर होगा चमोली। ठीक है, तो चमोली के ग्लेशियर दूनागिरी ग्लेशियर, तिबरापमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर। तो ये हमारे चमोली स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं। देखिए जो भागीरथी ग्लेशियर है वो चमोली में है। आप ये मत सोचना कि भागीरथी तो भाई हमारी निकल लिया उत्तरकाशी से, तो ये उत्तरकाशी कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भागीरथी जो खड़क है, देखिए हिमानियों को खड़क या खर्क भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में खर्क या खड़क भी कहा जाता है। तो भागीरथी खड़क जो है वो हमारा चमोली में है, ना कि उत्तरकाशी में। ठीक है, हालांकि भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख नामक प्लेस से, उत्तरकाशी से। इस चीज़ का ध्यान रखें, कंफ्यूज करते हैं ये चीज़ें। और बात करते हैं, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ ग्लेशियर है। देखिए बंदरपूंछ के ही ढाल में, देखिए हिमानिया कुछ, ये तो प्रमुख हिमानिया है ना। हिमानियों का मतलब ये थोड़ी है कि इन हिमानियों के अंदर भी छोटी छोटी उप हिमानियाँ होती हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नाम तो बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, आप देखते होंगे। वैसा नाम हमने सुना भी नहीं होता है और वो क्वेश्चन बन जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं फिर आखिर ये क्वेश्चन ये कहाँ से निकाला यूपी ट्रिपल एस सी ने। तो ग्लेशियर जो है ये तो मेन ग्लेशियर है जो बहुत बड़े हैं आकार में। इनके अंतर्गत भी बहुत सी, उत्तराखंड में 900 से ज़्यादा हमारी हिमानियाँ हैं छोटी बड़ी, 900 से ज़्यादा। बताओ अब इतने नाम तो याद नहीं रख सकते। अब कुछ कुछ चीज़ें जो होती है, तभी तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ अपडेट रहने के लिए। छोटे छोटे ग्लेशियरों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, जैसे कि भूवैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, इस ग्लेशियर पे इफेक्ट पड़ा है, तो वो छोटा ग्लेशियर का नाम होगा। इसलिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालना बहुत आवश्यक है अगर आपको सफल होना है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर न्यूज़ कहीं से भी आपको लेना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो गढ़वाल का भी सबसे बड़ा गंगोत्री। और यहीं पे बनेगा क्वेश्चन की कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मिलम। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ही बनेगा कि उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो फिर हमारा पिंडारी हो जाएगा आंसर। लेकिन पिंडारी जो है इंडिविजुअल नहीं है कुमाऊं में। पिंडारी का विस्तार चमोली में भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो फिर गढ़वाल कुमाऊं दोनों में फैला हुआ माना जाएगा ना। तो इंडिविजुअल गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री और कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम। लेकिन ऑल एंटायर उत्तराखंड की बात करते हैं, ऑल ओवर उत्तराखंड सबसे बड़ा ग्लेशियर तो हमारा गंगोत्री। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ग्लेशियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हमारा अन्य भौगोलिक तथ्यों को। ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख तालों के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख ताल कौन कौन से हैं, झीलें या तालें? तो उत्तराखंड राज्य देखिए झीलों, तालों, नदियों और पानी, इन सभी के रूप में हम देखते हैं तो काफ़ी समृद्ध है। जल संसाधन से परिपूर्ण है हमारा राज्य, और वन संसाधन से भी परिपूर्ण है। लेकिन जो हमारे सबसे मेन चीज़ है राज्य में, सबसे बड़ी कमी जो है वो रोजगार की है। इकोनॉमी जो है दोस्तों हमारी एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है हमारी स्टेट की। ठीक है, कई बार आप सुनते भी होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वेतन को तरसे शिक्षक, वेतन को तरसा रोडवेज। ये रीज़न ही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। बहुत से ऐसे सेक्टरों पे हम डिपेंडेंट रहते हैं जहाँ पे कभी भी अप डाउन आ सकता है, लाइक टूरिज्म सेक्टर हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड में अदर चीज़ें चलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य की इकोनॉमी को, एक हिसाब से बहुत कमज़ोर इकोनॉमी हम कह सकते हैं राज्य की। ठीक है, लेकिन अब तो सुधार हो रहा है इसमें। और उत्तराखंड में जो ज़्यादा सुधार हो रहा है टूरिज्म की वजह से हो रहा है। अब टूरिज्म में बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें एक झील है, ताले भी हैं। इन झीलों तालों को देखने के लिए भी बहुत से टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड में आते हैं। तो बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें तालें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रमुख तालें हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मन में हमेशा आता है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक झीलें या ताले हैं। तो सबसे ज़्यादा झीलों और तालों वाला जनपद है भैया चमोली। ठीक है, चमोली हर चीज़ में समृद्ध है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चमोली हर प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, वो झीलें ताले हो, वो ग्लेशियर हो, हिमानियाँ हो, पर्वत चोटियाँ हो, नदियाँ हो, पानी हो। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे जो प्रमुख यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनकी भी हम बात करते हैं। तो एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी हमारा चमोली में है जो 4 धामों में एक है, बद्रीनाथ। ठीक है, तो देखेंगे चलिए गढ़वाल क्षेत्र की ताल है। तो सबसे पहले देखिए मासर ताल या महासर ताल भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे टिहरी जनपद में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको भाई बहन का ताल भी कहते हैं मासर ताल को।
अगला ताल है देखिए सहस्त्र ताल। सहस्त्र का मतलब होता है 1000 ताल। सहस्त्र ताल जो है हमारे दोस्तों, ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। तो बन गया ना इंपॉर्टेंट की पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो ये सहस्त्र ताल है। और ये किस जनपद में है, तो फिर आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसके बाद देखिए यमताल की बात करते हैं, तो यमताल भी हमारी टिहरी जनपद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बासुकी ताल कई बार पूछा गया है पूर्व परीक्षाओं में, आपने देखा होगा। बासुकी ताल की लोकेशन भी टिहरी गढ़वाल में है दोस्तों। और बासुकी पानी का जो बासुकी ताल का पानी है वो लाल है। क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किस ताल का पानी लाल है उत्तराखंड की, तो वो है बासुकी ताल। और यहाँ पे देखिए ये ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। आप क्वेश्चन ऐसे भी निकाल सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी, उत्तराखंड की कौन सी ऐसी ताल है जहाँ पे नीले रंग के कमल खिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बासुकी ताल। इसके बाद देखिए मंसूर ताल। तो मंसूर ताल जो है खतलिंग ग्लेशियर के पास है, ये भी टिहरी में ही है। और इस ताल से हमारी दुग्ध गंगा निकलती है, तो दुग्ध गंगा का उद्गम स्थल हो गया हमारा मंसूर ताल। ठीक है, इसके बाद देखिए रूपकुंड। रूपकुंड बहुत बार क्वेश्चन बना है क्योंकि रूपकुंड को ही रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड से जुड़ी बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता भी है, कुछ यहाँ पे अपवाद भी हैं। इनको हम कभी डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अबाउट रूपकुंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि रूपकुंड जो ताल है ये चमोली जिले में बेदनी बुग्याल के पास स्थित है। तो बेदनी बुग्याल भी बहुत इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद का। और बेदनी बुग्याल में ही वेदों का प्रणयन हुआ था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था, ऐसा बोला जाता है, पौराणिक मान्यता। इस ताल के समीप बहुत से नरकंकाल प्राप्त होते हैं दोस्तों, जिस कारण इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है उत्तराखंड की किस ताल को मिस्ट्री लेक कहा जाता है, तो मिस्ट्री लेक कहा जाता है रूपकुंड को। और कंकाली ताल यानी कि स्केलेटन मिलते हैं यहाँ पे बहुत से। ठीक है, अब बोला जाता है कि बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं, अब बहुत लंबा सेशन हो जाएगा इसमें, तो इसको कभी डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, अब बात करते हैं अप्सरा ताल। तो अप्सरा ताल टिहरी जनपद में है। इसको आंचरी ताल भी कहा जाता है। आंचरी क्यों, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में अप्सराओं के लिए जो परियां होती है ना, जो हम बचपन में सुनते थे परियों की कहानियां, तो परियों को गढ़वाल क्षेत्र में आंचरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आंचरी। और गढ़वाल क्षेत्र में हमारा एक प्लेस है, आज भी टिहरी का ही प्लेस है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि आज भी परियां आती हैं। और इस प्लेस का नाम है खेट पर्वत। तो खेट पर्वत में आज भी परियां आंचरियां देखने को मिलती हैं, ऐसा बोला जाता है। लोग कतराते हैं वहाँ पर रात में जाने से। ठीक है, और अप्सरा ताल है हमारी टिहरी में। इसके बाद हेमकुंड झील या लोकपाल झील की बात करते हैं। तो लोकपाल या हेमकुंड झील चमोली में है। हेमकुंड झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तप किया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। और हेमकुंड से ही दोस्तों अलकनंदा की एक सहायक नदी निकलती है छोटी सी, जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। ठीक है, तो हेमकुंड या लोकपाल झील से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं सतोपंथ ताल। तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है दोस्तों, इसी के पाद में बसी हुई है हमारी सतोपंथ ताल। चमोली जनपद में है और अलकनंदा का उद्गम स्थल यहीं से है, तो यहीं पे से निकलती है अलकनंदा। और ये जो ताल है वो त्रिकोण आकार का इस टाइप का। ठीक है, इसके बाद देखिए बेनीताल। तो बेनीताल की लोकेशन भी चमोली में है और इसके निकट ही नंदा देवी का मंदिर है। नेक्स्ट जो ताल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ताल है दोस्तों, इसका नाम है सरवदी ताल। सरवदी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों। इस ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, ये केदारनाथ से थोड़ा ऊपर है स्थित। और यहीं पे 1948 में गांधी जी की हड्डियां यहाँ पे विसर्जित की गई थी। और इसे सरावदी ताल या चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसी सरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। यानी कि इसके 3 नाम है, सरवदी ताल, चौराबाड़ी ताल और गांधी सरोवर। अब गांधी जी की हड्डियां यहाँ पे क्यों लाई गई, इसके बारे में भी बहुत से लोगों के मन में विचार आता होगा, भैया ऐसा क्या हुआ। तो उत्तराखंड इतिहास के जो लेक्चर है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, बहुत से लोग जुड़े होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ दोस्तों, गांधी जी ने भी बहुत बार यहाँ की यात्रा ही की। पहले देहरादून की यात्रा की, हरिद्वार की और 1929 में गांधी जी ने हमारी कुमाऊं की यात्रा की। इसके 2 साल बाद गांधी जी फिर से कुमाऊं यात्रा पे आते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात एक बार फिर आते हैं। और गांधी जी ने यहाँ के लोगों से ये प्रॉमिस किया था, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो देश आज़ाद होने के बाद मैं एक बार केदारनाथ यात्रा पे जाऊंगा। तो केदारनाथ यात्रा पे जाने से पहले ही दोस्तों, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ और 48 का बिजी शेड्यूल था, टाइम नहीं मिला था गांधी जी को यहाँ आने का, लेकिन उससे पूर्व ही नाथूराम गोडसे जी के द्वारा गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी पे गोली चला दी गोडसे ने और गांधी जी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो गांधी जी की अंतिम इच्छा थी, भैया केदारनाथ जाना था मैंने। तो जीते जी तो नहीं आ पाए गांधी जी, तो गांधी जी की जो अस्थियां थी, तो उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने फिर गांधी जी की अस्थियों को केदारनाथ के समीप चौराबाड़ी ताल में विसर्जित किया। तो ये थी पूरी कहानी। ठीक है, इसी कारण इस ताल को फिर गांधी सरोवर या सरवदी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल फादर हमारे बहुत उत्तराखंड से प्रेम करते थे। कौसानी में प्रवास किया था 1929 में और गीता की भूमिका लिखी थी इन्होंने, बहुत बड़ी कहानी है वो भी।
अगला देखिए लिंगा ताल। तो लिंगा ताल दोस्तों चमोली में है, फूलों की घाटी के मध्य। ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वैली ऑफ फ्लावर्स के बीचों बीच है लिंगा ताल। अगला देखिए फाचकंडी ताल। फाचकंडी ताल को बयां ताल भी कहा जाता है और ये ताल जो है दोस्तों इसका पानी बिल्कुल उबलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए भेकल ताल या भेक ताल। इस ताल का आकार जो दोस्तों अंडाकार है और ये रुद्रप्रयाग में, ठीक है, भेक या भेकल ताल। नेक्स्ट देखिए डोटी ताल। तो डोटी ताल की बात करते हैं, ये उत्तरकाशी में है और ये षटकोण आकार की है। ठीक है। तो अभी डिटेल में आप देख सकते हैं दोस्तों अन्य जो ताल है। मातृका जो ताल है वो चमोली में है। नरसिया ताल की बात करते हैं तो चमोली में है। सिद्ध ताल हमारी चमोली में है। नचिकेता ताल बहुत बार पूछा जाता है, उत्तरकाशी में है। केदार ताल उत्तरकाशी में है। सरताल की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रोहिशाड़ा ताल की, तो उत्तरकाशी में है। खेड़ा ताल हमारी उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। बदांगी ताल रुद्रप्रयाग। गोहना ताल हमारी रुद्रप्रयाग। ठीक है। इसके बाद चमोली में बहुत सी तालें आती है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें या तालें चमोली में ही हैं। झल ताल चमोली में है। सुख ताल, विष्णु ताल, बेनी ताल, गोना झील या बिरही ताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये गोना झील बिरही ताल अलग है, गोहना ताल अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताराकुंड या ताराकुंड ताल ये चमोली में है। देखिए दुग्ध ताल हमारा लास्ट टाइम आयोग ने क्वेश्चन दिया था और दुग्ध ताल की लोकेशन आयोग ने मेरे ख्याल से हमारी सही आंसर दिया था इसमें, आई थिंक चमोली दिया था ना दुग्ध ताल। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर पे ही है, ऐसे बॉर्डर पे लगी हुई ताल है तो इसलिए चमोली को सही माना होगा आयोग ने। तो दुग्ध ताल यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पौड़ी तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है। मिलंग ताल देखिए टिहरी गढ़वाल। दिव्य सरोवर दोस्तों हरिद्वार में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, गढ़वाल स्थित ताल है। ठीक है, हरिद्वार में एक ताल है दिव्य सरोवर। कांसरो ताल हमारा रायवाला के निकट है, देहरादून में। रायवाला जहाँ पे रायवाला के निकट ही चंद्रभागा मिलती है ना, कल हमने पढ़ा था नदी तंत्र में, गंगा में। और चंदाबाड़ी ताल है दोस्तों, ये भी देहरादून में है। लामा ताल है उत्तरकाशी में और काकभूषणी ताल है हमारी जोशीमठ चमोली में। ठीक है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख तालें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब वही बात करते हैं, देखिए कुमाऊं क्षेत्र की जो प्रमुख तालें हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो फेमस ताल है दोस्तों, ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। काफ़ी सैलानी इस ताल को देखने आते हैं दोस्तों। काफ़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे अभी तक हो चुकी है और इस ताल का नाम है नैनीताल। तो नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड नैनीताल एंड इसको ऋषि सरोवर भी कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऋषि सरोवर भी नैनीताल को ही कहा जाता है और स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है, 3 ऋषियों का तालाब। ठीक है, तो त्रिऋषि सरोवर किसको कहते हैं? नैनीताल को। ऋषि सरोवर भी नैनीताल को, झीलों की नगरी भी नैनीताल को, सरोवर नगरी भी नैनीताल को। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा कर लेंगे ना बिल्कुल। बाकी दोस्तों नैनीताल में देखिए इस झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ हैं। ठीक है, तो नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र की वो झील है जिसके चारों तरफ 7 पहाड़ों से घिरी हुई ये झील है। और वहीं हमने एक पॉइंट मिस कर दिया गढ़वाल की झीलों में। गढ़वाल की झील में भी दोस्तों एक झील है हमारी हेमकुंड या लोकपाल, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। हेमकुंड झील भी हमारी 7 पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हमने, कुमाऊं की नैनीताल, गढ़वाल की लोकपाल या हेमकुंड झील। चलिए, अब नैनीताल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, जिला दर्शन में फिर हम क्या पढ़ेंगे अगर सब बातें यहीं पे बता दूंगा। सभी को पता है पीटर बैरन ने खोज की, लेकिन उससे पहले ही नैनीताल की खोज हो चुकी थी। बहुत से कमिश्नरों को पहले से पता था कि नैनीताल जगह है, हमारे विलियम ट्रेल को पता था, गार्डनर को पता था। उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में हमने पूरा पढ़ा है ये कहानी। उत्तराखंड जिला दर्शन जब हम पहुंचेंगे परीक्षा वाले में तो फिर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन दैवीय महत्व को देखते हुए बहुत लोगों ने छुपाया हुआ था नैनीताल को, लेकिन बहुत ही हल्का प्राणी आया यहाँ पे एक पीटर बैरन नाम का, और उस आदमी ने क्या किया, ओछापन दिखाते हुए इस प्लेस को पूरी दुनिया के सामने ओपन कर दिया। इस प्लेस का पूरा उसने बखान कर दिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे पूरी कहानी। और पिलग्रिम जो नाम से उसने कॉटेज वगैरह भी बनाया पे, पिलग्रिम कॉटेज वगैरह। उसके बाद यहाँ पे उसको व्यावसायिक रंग दिखाई दिया ना, क्योंकि यूरोप का जैसा ही लैंडस्केप था नैनीताल का। लेकिन उसके बाद आज देखते हैं नैनीताल पे कितना हमारा दबाव पड़ गया, काफ़ी चीज़ें हो गई। तो नैनीताल जो प्लेस था पहले वो बहुत ही शांत प्लेस रहता, और जो नरसिंह थोकदार से हमारा पीटर बैरन वो प्लेस एक्वायर करता है, उसके पीछे भी जालसाजी थी। तो बहुत बड़ी कहानी है, इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। बाकी जो 7 पहाड़ियों से नैनीताल घिरा है वो है आयरपात, देवपाद, हाडी वादी, चाइना पीक। चाइना पीक देखिए नैनीताल में, हाँ, स्नो व्यू, अलमसरिया कांटा और आयरपाटा भी होगा यहाँ पे। आयरपाटा ऊपर पहले में ही आ गया है। शेर का डांडा भी उत्तरा नैनीताल में है, ध्यान रखेंगे। शेर का डांडा कहाँ है, क्वेश्चन बनता है। कालों का डांडा लेंस डाउन है, शेर का डांडा नैनीताल में है। ठीक है, अब नैनीताल झील का जो उत्तरी भाग है वो मल्ली ताल कहलाता है और दक्षिणी भाग तल्ली ताल कहलाता है। संपूर्ण झील की लंबाई है 1430 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबी है। चौड़ाई इसकी लगभग आधा किलोमीटर है और गहराई 16 से 20 मीटर है, यानी कि बहुत गहरी है ये। इसकी खोज 1841 में शाहजहाँपुर के
पीटर बैरन ने की थी, ठीक है। कर्नल पीटर बैरन था इसका नाम। और बोल सकते हैं कि बिल्कुल चीनी व्यापारी था ये, घूमने आया था ये, अल्मोड़ा अल्मोड़ा घूमने आया था, वहाँ से पैदल चल दिया ये। तो वो मुक्तेश्वर रामगढ़ होते होते वहाँ पहुँच गए ये, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर नैनीताल, फिर उसके बाद नैनीताल में बहुत लोग आते हैं और औद्योगिक वो नैनीताल का नगरीकरण होना शुरू हो जाता है। 1850 में नैनीताल नगर पालिका बन जाती है फिर स्थायी रूप से, ठीक है। अगला देखिए, नैनीताल में जो कुमाऊं क्षेत्र की अगली ताल है फेमस, वो है भीमताल। यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। अभी हमने गढ़वाल का पढ़ा सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी में सबसे बड़ा है। ऐसे कुमाऊं का सबसे बड़ा है हमारा भीमताल। त्रिभुजाकार है, काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में, नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई है इसकी, याद रखेंगे। नौकुचिया ताल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, डेप्थ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस झील के 9 कोने हैं दोस्तों, इसलिए इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। 9 कोचे हैं इसके, 9 कोने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नौकुचिया ताल। अगला देखिए, सात ताल। तो कुमाऊं की सबसे रमणीय झील है, 7 झीलें से बनी हुई है, ठीक है। जैसे लगुन झील होती है ना एक प्रकार की, तो इस टाइप का एक व्यू आता है सात ताल को देखने में। अब यहाँ पे देखिए, एक की पॉइंट फिर से आ गया है। उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं वो कैसी हैं, वो ज्वालामुखी निर्मित हैं, वो वायु निक्षेप से निर्मित हैं, वो हिमानी निर्मित हैं, या अदर सोर्सेज से निर्मित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमानी निर्मित हैं, ठीक है। यानी कि हिमानियों का जो जल होता है, जल स्तर रिसने से या हिमानियों से निर्मित, जो हिमानियों के पाद में है, जैसे कि अभी हमने केदारनाथ की चौराबाड़ी ताल की बात की, सतोपंथ ताल की बात की, सभी हिमानीकृत झीलें हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो अन्य झीलें हैं उनमें भी जो पानी वगैरह आता है वो नेचुरल सोर्सेज से निकलता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जंगलों से। और उसका मेन सोर्स हम बोल सकते हैं कि हिमानी, क्योंकि हिमानी जो है सबसे ज़्यादा जल संचय करते हैं ना अपने अंदर। तो ये चीज़ें हैं। और ऐसे वनों की भी बात करते हैं, वन संचय भी बहुत है, वन भी बहुत पानी संचय करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सात ताल में दोस्तों नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल आदि हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नैनीताल आने वाली वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जो जल है वो गौला नदी में चले जाता है, ठीक है। गौला या गार्गी नदी हम पढ़ चुके हैं, हल्द्वानी जिसके तट पे बसा हुआ है। अगले है खुरपा ताल। तो जानवर के खुर जैसा आकार है इसका, तभी इसका नाम खुरपा ताल है। और नैनीताल काला डूंगी मार्ग पे है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसका पानी गहरा आ रहा है। अगला देखिए, द्रोण सागर। तो हमारा काशीपुर में है द्रोण सागर। और गुरु द्रोण यहाँ पे आए थे और अपने अपने जो उनके जो शिष्य थे ना उनको ट्रेनिंग दी थी, बोलते हैं उन्होंने, द्रोणाचार्य ने यहाँ पे, तो इसलिए द्रोण सागर को यहाँ पे नाम पड़ गया। झिलमिल ताल जो है वो हमारे टनकपुर में है दोस्तों, टनकपुर चंपावत के बीच में आता है एक प्लेस, वहाँ पे है ये, ठीक है। और झिलमिल ताल और श्यामला ताल, ये दो चंपावत की ताल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंपावत में श्यामला ताल भी है। और इसी श्यामला ताल के निकट दोस्तों स्वामी विवेकानंद आश्रम है। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, झूला मेला, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चंपावत में दोस्तों बात करें, इस ताल में, श्यामला ताल में, सफ़ेद कमल कमल के पुष्प भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद तड़ाक ताल है, जो कि अल्मोड़ा के चौखुटिया के पास है, ठीक है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो सीजनल ताल है, हमेशा भरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। और गिरी ताल है दोस्तों, ये उधमसिंह नगर के काशीपुर में है। तो ये उत्तराखंड के जो जनपद हैं वहाँ पर स्थित कुछ प्रमुख तालें हो गई। पिथौरागढ़ जनपद में भी हमारी दोस्तों दो तालें हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। एक है महेश्वर ताल, ठीक है, महेश्वर ताल, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और दूसरा है राकस ताल। तो ये राकस ताल और महेश्वर ताल दोनों ही ग्लेशियर या हिमानी निर्मित झीलें हैं, तालें हैं, पिथौरागढ़ जनपद में है, ध्यान रखेंगे। अब ये हो गए तालों की बातें, ठीक है। अभी तक हमने जितना देखा, उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, तालें हैं, वो हिमानीकृत हैं ज़्यादा। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जो जनपद है चमोली है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी जो झील है भीमताल है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल है, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तराखंड राज्य की वो है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7117 मीटर, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च शिखर है, चमोली में लोकेटेड है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य की अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ हैं वो किस जनपद में है। तो राज्य की सर्वाधिक हाइट वाली जो चोटियाँ हैं वो भी चमोली में है, ठीक है। चमोली में सभी चीज़ें हैं। चमोली वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो नंदा देवी यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारे राज्य का। इसके बाद कामेत पर्वत सेकंड प्लेस पे आता है। कामेत की ऊंचाई है 7756 मीटर, चमोली में ही है। और उसके बाद देखिए, नंदा देवी पूर्वी जो है इसका विस्तार चमोली पिथौरागढ़ में है और ये राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, 7434 मीटर। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए, माणा शिखर। तो माणा की लोकेशन है दोस्तों चमोली में ही। टॉप 5 तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। बद्रीनाथ 5वें नंबर पे है। यानी कि उत्तराखंड के राज्य के टॉप 5 जो हमारे माउंटेन्स हैं वो है नंदा देवी पश्चिमी पहला, फिर कौमेत पर्वत, फिर हमारा नंदा देवी पूर्वी, माणा और बद्रीनाथ।
इसके बाद चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, देखिए सभी चमोली में है, अधिकांश पर्वत, ठीक है। द्रोणगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो चमोली में। कभी कभी सीधे इनकी लोकेशन पूछ लेता है कि फला पर्वत किस जनपद में है। और लास्ट टाइम में कुछ एग्जाम में हमारे हाइट भी पूछ ली थी कुछ मेन मेन पर्वतों की, जैसे पंचाचूली पर्वत की हाइट पूछ ली थी पिछले किसी कनिष्ठ सहायक एग्जाम में। कभी नंदा देवी पश्चिमी की हाइट पूछ लेता है, कभी नंदा देवी पूर्वी की। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, कुछ मेन मेन पर्वत शिखर है, जैसे कि नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, चौखंबा, त्रिशूल, ठीक है। सतोबंध तो नहीं बोलूंगा मैं, लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा पंचाचूली जो कि कुमाऊं क्षेत्र में है, ठीक है। इसके साथ हाथी पर्वत और स्वर्ग रोहिणी पर्वत, बंदर पूंछ, इनकी आपको कम से कम हाइट भी याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। गंधमादन पर्वत ये भी चमोली में है। केदारनाथ पर्वत चमोली और उत्तरकाशी में विस्तृत है। कालो का चोटी जो है हमारे, कालिका चोटी, कालो का चोटी होगा ये, कालो का, हाँ कालो का है, ये चमोली में ही है। पंचाचूली पर्वत शिखर पिथौरागढ़ और चमोली चमोली में विस्तृत है, अधिकांश भाग पिथौरागढ़ में है। नंदाकोट पर्वत चमोली पिथौरागढ़ में ही विस्तृत है। भागीरथी पर्वत की बात करते हैं तो उत्तरकाशी। भागीरथी हमने क्या पढ़ा अभी, ग्लेशियर पढ़ा था ना चमोली में, भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है। भागीरथी पर्वत कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ पर्वत उत्तरकाशी। हाथी पर्वत चमोली में है, ये औली के निकट है, ठीक है, गुरसों के निकट औली में हाथी पर्वत। देवस्थान पर्वत चमोली में। इसके बाद देखिए नंदा घाट, तो नंदा घाट की लोकेशन भी है चमोली। गंगोत्री पर्वत तो सिंपल है, उत्तरकाशी में है। नीलकंठ पर्वत चमोली, नीलकंठ बद्रीनाथ के अपर पार्ट में है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद यमुनोत्री की बात करते हैं तो यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ पर्वत उत्तरकाशी। नंदा घुंगटी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी लिखा गया, देखिए नंदा घुंगटी पर्वत है चमोली में ही। उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली, कौन कौन से जनपदों में विस्तृत है, तो उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली, देखिए ये 3 जनपदों में विस्तृत है, कोई एक जनपद में नहीं है ये, ठीक है। तो दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ये चमोली, अल्मोड़ा और हमारा तीसरा पौड़ी, 3 जनपदों में फैला हुआ है। और दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, नयार नदी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा 3, और विनो और आटागाड़, 5 नदियाँ निकलती हैं। पंच नदियों का उद्गम स्थल भी कहते हैं, ठीक है, इसको दूधातोली को। और आपने याद रखना स्वर्ग रोहिणी पर्वत चमोली उत्तरकाशी में विस्तृत है, और नंदा घुंगटी सबसे महत्वपूर्ण है चमोली में। गौरी पर्वत है चमोली में। नारायण पर्वत है चमोली में, ये नारायण, नर और नारायण पर्वत दोनों हमारे, इन्हीं के बीच में बद्रीनाथ बसा हुआ है। तो नर और नारायण पर्वत हमारे कहाँ पे है, चमोली में। जैलंग पर्वत है दोस्तों, ये भी चमोली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पर्वत है दोस्तों, नामी पर्वत हैं, जो हम जिला दर्शन में कवर कर लेंगे। एक पर्वत हमारा चंपावत में भी है भाई, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हालांकि वो पर्वत तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेस है चंपावत में। इसका नाम है एबट माउंट, ठीक है। एबट माउंट कहाँ पे स्थित है, तो माउंट है भाई, शिखर है वो भी पर्वत का, लेकिन उतनी हाइट नहीं है, और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो एबट माउंट है चंपावत में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और बच गया तो आज देख लेते हैं झीलें, कुंड, ग्लेशियर, जलप्रपात वाले टॉपिक में ठीक है। अब एक थोड़ा सा टॉपिक देख लेंगे, क्योंकि हमने अभी नदी तंत्र वाला टॉपिक किया हुआ था, तो नदी तंत्र टॉपिक के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। जो उत्तराखंड राज्य के पंच प्रयाग हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो पंच प्रयाग में जो सबसे पहला है वो विष्णु प्रयाग होता है, ऊपर से नीचे के क्रम में, और नीचे से ऊपर के क्रम में जाएंगे। अगर हम हरिद्वार से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो पहला प्रयाग आएगा देवप्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग आएगा, फिर कर्णप्रयाग आएगा, फिर नंदप्रयाग आएगा और विष्णुप्रयाग आएगा, ठीक है। वहीं हम बद्रीनाथ से नीचे की तरफ आएंगे हरिद्वार की तरफ, या बद्रीनाथ से हम प्लेन की तरफ आएंगे, तो पहला प्रयाग पड़ेगा विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ऐसे पढ़ेंगे क्रम में, ठीक है। तो क्वेश्चन बना था इससे एक बार कि उत्तराखंड में जो पहला प्रयाग है वो कौन सा है, ऊपर से नीचे के क्रम में बना था, यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि बद्रीनाथ की तरफ से। तो ऊपर से नीचे के क्रम में पहला प्रयाग आएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना। तो ये है उत्तराखंड राज्य के प्रयाग। सबसे पहले इसमें देवप्रयाग है, देखिए देवप्रयाग दोस्तों टिहरी जनपद में, और यहाँ पे संगम होता है सास बहू का। अलकनंदा को बहू कहते हैं, भागीरथी को सास कहते हैं, तो सास बहू का मिलन कहाँ पे होता है, हमारा देवप्रयाग टिहरी में। देवप्रयाग में ही दोस्तों एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, ठीक है। तो रघुनाथ मंदिर यहीं पे स्थित है। अगला देखिए रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, तो रुद्रप्रयाग में हमारा है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो चमोली में है, देखिए बाकी तीनों प्रयाग चमोली में है, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा या धौली गंगा। यानी कि हर संगम में एक नदी कॉमन है जिसका नाम है अलकनंदा,
ठीक है। अलकनंदा का जो पुराणों में नाम है वो हिरण्यवती है, इसको भी आप नोट करेंगे। अलकनंदा का पुराणों में नाम है हिरण्यवती। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है किसी को एग्जाम में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गए पंचप्रयाग। अब ये उत्तराखंड के 4 धाम भी आप देख ही लो एक बार। उत्तराखंड राज्य में स्थित जो 4 धाम है, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है। लेकिन क्रम की बात की जाए, अगर उत्तराखंड राज्य में जो हमारा 4 धाम यात्रा का क्रम है वो क्या है, सार्थक क्रम। अगर मेरे को 4 धाम यात्रा शुरू करनी है तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है। तो इसका सार्थक क्रम है दोस्तों, सबसे पहले जाते हैं यमुनोत्री। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर आदमी जाएगा गंगोत्री। ठीक है, कहाँ जाएगा, गंगोत्री। फिर तीसरा जाएगा कहाँ पे, केदारनाथ। ठीक है, फिर जाएगा बद्रीनाथ। तो ये हमारा सार्थक क्रम है 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे, सार्थक कभी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का सार्थक क्रम क्या है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है। और इन धामों की समुद्री तल से ऊंचाई भी आप याद रख लें, क्वेश्चन बन सकता है। गंगोत्री जो है 3048 मीटर है समुद्री तल से ऊंचाई पे। यमुनोत्री 3185 मीटर, बद्रीनाथ 3133 मीटर और केदारनाथ 3581 मीटर। यानी कि साफ पता चल गया ना, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम, कभी क्वेश्चन बनेगा तो क्या आंसर होगा, केदारनाथ। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम किस जनपद में है, सीधे जनपद पूछ लेगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब इसी के साथ साथ फाइनली देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में जो पंचबद्री है। ठीक है। तो पंचबद्री हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला बद्री हो गया बद्रीनाथ जो कि चमोली में है। दूसरा आदि बद्री वो कि कर्णप्रयाग में है, चमोली में ही है। तीसरा भविष्य बद्री है दोस्तों, जो कि चमोली में ही है। और चौथा है जो हमारा बृहद बद्री या वृद्ध बद्री बोलेंगे इसको, बृहद नहीं होगा, वृद्ध बद्री होगा। ठीक है, वृद्ध बद्री, तो ये भी हमारा चमोली में है। अगला देखिए योग ध्यान बद्री जो कि चमोली में है। ठीक है। यानी कि 5 के 5 जो बद्री हैं वो चमोली में है। उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें पंच हैं, पंच केदार, पंच बद्री। ठीक है। इसके साथ साथ पंचकुंड और पंचशिलाएं, बहुत से हैं। मतलब अगर पंचधाराएं अगर पढ़ेंगे ना, पंच, पूरा ये पंच वाला इतिहास, ये पंच वाला जो सांस्कृतिक तत्व हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी इनकी भी लिस्ट है। ठीक है। तो जो मेन है, लेकिन हमने उतना ही पढ़ना है, तो ज़्यादा पढ़ के बर्डन नहीं बढ़ाना है खाली। ठीक है। तो दोस्तों, परीक्षा वाली महाकुंभ में आज चैप्टर 5 खत्म होता है परीक्षा वाली पुस्तक का, और अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी कि अध्याय 6 आएगा परीक्षा वाली का। और उसमें भी आप दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए लाइव क्लास में काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपनी, और अच्छे से टॉपिक को यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। और जिन क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस है हमारा। इसके साथ साथ चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसको फॉलो करें, और जो हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लें। कल लास्ट डेट है 20 अगस्त को। 20 अगस्त के बाद जो टेस्ट सीरीज चल रही है 50 प्रैक्टिस सेट ग्रुप सी वाली, वो हमारी फिर महंगी हो जाएगी, फिर वो डबल रेट में हो जाएगी, और हो सकता है वो बंद ही कर दें, फिर हम उसका जो सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक है वो क्लोज ही हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल कर ले, क्योंकि आगामी परीक्षाओं, कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, एनीथिंग, सचिवालय रक्षक, बंदी रक्षक, सभी क्वेश्चन पेपर जो जनरल सिलेबस पैटर्न पे आधारित है उसके लिए महत्वपूर्ण है वो। बिल्कुल लेटेस्ट यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न पर बेस्ड यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज हैं। आप उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। आप हिंदी का अलग से लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। आप कॉम्बो कोर्स ग्रुप सी का लेना चाहते हैं जिसमें आपका उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग और प्रैक्टिस सेट है, वो भी ले सकते हैं। आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए केवल उत्तराखंड का कोर्स भी ले सकते हैं। आप हमारी नई ई बुक्स ले सकते हैं जो कि लॉन्च हुई है अभी हाल में, सभी ई बुक्स को डिजिटल किया गया है, तो वो आप ले सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर से, और साथ ही प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। अगर नहीं मिलती है वहाँ पे एप्लीकेशन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और बहुत से iOS वालों का भी क्वेश्चन आता है, भैया हम तो एप्पल का फ़ोन चलाते हैं, iOS पे हम कहाँ से करें, ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो एप्पल का जिनके पास फ़ोन है, iOS वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो क्लास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे पहले। ठीक है। तो क्लास प्लस एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है उसमें। तो ऑर्गेनाइजेशन कोड में आप हमारे इंस्टीट्यूट का कोड डालेंगे जो कि है PUESW। तो जिन लोगों का एप्पल का फ़ोन है वहाँ पे फिर देवभूमि करियर पॉइंट एप्लीकेशन चलने लगेगी, आपको सभी चीज़ हो जाएंगी जो भी हमारी एप्लीकेशन में है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत हो गया प्रमोशन। काफ़ी फिर लोग बोलेंगे प्रमोशन करते हैं हर वीडियो में अपना, मैं उन्हीं को हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सा पैसा है। मैं ये नहीं बोला सभी स्टूडेंट बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत मजबूत हैं, वो लोग वो पैसा खर्च करके कोर्स चाहते हैं, और संभवत ऐसे लोगों के लिए हमारे कोर्स काम भी आ रहा है। बाकी तो आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क जो चीज़ें लेके चला था वो करने में पूरा यहाँ पे योगदान कर रहा हूँ, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों को देता हूँ। आप लोग अपना समर्थन, सपोर्ट, प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जल्दी मिलेंगे परीक्षाओं वाली महाकुंभ के अगले टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों।
टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।